इनको लगा होगा कि एक तरफ तो रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दूसरी तरफ अब इस तरह की कंपनियां ढूंढना मुश्किल है, तीसरा ट्रंप की सरकार आ रही है, तो हम बिजनेस कम्युनिटी के साथ ज्यादा उछल कूद करेंगे तो कहीं खुद ना फंस जाए, तो बेहतर है दुकान बंद करें। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने अगर क्राइम किया है, मान लीजिए, आज टेक एग्जांपल, आपने एक मर्डर किया, आपके हाथ में पिस्तौल थी, आपने पिस्तौल फेंक दी, जी मैंने तो पिस्तौल फेंक दी, इसका मतलब ये थोड़ी कि आपने मर्डर नहीं किया था। तो आपने एक हाइडेनबर्ग संस्था बनाई, आपने उसमें एक मैनिपुलेटेड रिपोर्ट्स बनाई, रिलीज करी, बाजार में आपने जो भी तमाशा करना था किया, अब कहते जी मैंने तो दुकान बंद कर दी। नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 20 जनवरी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लगातार ऐसी सूचनाएं आ रही हैं पश्चिम से, जिनसे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण करने से पहले जैसे बहुत सारी ताकतें हैं जो अपने को बाइंड अप कर रही हैं, खुद ही अपना बिस्तर गोल करने में लगी हुई हैं, बगल में दबा करके चटाई और निकलने की तैयारी कर रही हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री ऑलरेडी इस्तीफा दे चुके हैं। इजराइल और हमास के बीच में, इजराइल और लेबनान के बीच में, हिजबुल्लाह के बीच में, इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा था, उस पर भी कतर से रिपोर्ट आ रही है कि समझौते के बिंदुओं पर पहुंच गए हैं। और इस बीच एक और खबर अमेरिका से आ रही है। हिंडनबर्ग की नाम की दुकान बंद हो रही है और खुद उसका जो फाउंडर है एंडरसन, उसने इसका ऐलान कर दिया है कि मैं अब हिंडनबर्ग को बंद कर रहा हूं। ये अचानक बंद करने का फैसला क्यों हो रहा है भाई? जरा समझने की कोशिश करते हैं। बनी क्यों थी, बंद क्यों हो रही है और इसी समय बंद क्यों हो रही है? तो सीधे जुड़ लेते हैं आपके चिर परिचित विजय सरदाना साहब के साथ और उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। विजय जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। तो साहब ये बताइए, ये हो क्या रहा है? ओंकार जी, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। तो देखिए, हम जब बात करें कि ये जो हाइडेनबर्ग रिपोर्ट होती थी हिंडनबर्ग की, इसका पूरा एजेंडा क्या होता था? इसका एजेंडा होता था कि हम ऐसी कंपनियों को आइडेंटिफाई करेंगे जिनकी वैल्यूएशन या स्टॉक मार्केट में जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं, और हम उनके खिलाफ एक ऐसी रिपोर्ट जारी करेंगे जिससे पता लगेगा कि इन कंपनियों के जो शेयर हैं, ये जरूरत से ज्यादा बढ़े हुए हैं और निवेशकों को सतर्क हो जाना चाहिए। तो फिर निवेशक क्या करेंगे? जब उनको लगेगा कि कहीं हमने गलत शेयर तो नहीं ले लिया, महंगा तो नहीं ले लिया, वो फिर धड़ल्ले से उसको बेचेंगे। बेचने से क्या होगा कि वो शेयर गिरेगा और फिर जो शॉर्ट सेलर हैं, वो उस कंपनी के शेयर को वापस खरीद लेंगे। अब इस पूरे खेल को समझने के लिए अगर आप इजाजत दें तो बहुत सारे दर्शकों को मैं बता दूं कि शॉर्ट सेलिंग होता क्या है। इसमें क्या होता है कि आपके पास एक हेज फंड है, मतलब कोई बड़ा फंड है जिसके पास फॉर एग्जांपल अडानी के बहुत सारे शेयर हैं। उनके पास मान लीजिए 10 लाख शेयर हैं या 20 लाख शेयर हैं या 5 लाख शेयर है, बड़ी क्वांटिटी में शेयर है। आपने क्या किया, उनसे कुछ शेयर बोरो कर लिए कि मेरे को आप शेयर दे दीजिए, इसमें से करीब 10% 20% डिपेंडिंग ऑन अंडरस्टैंडिंग। और ये चीजें बाजार में नहीं आती हैं, पारदर्शी नहीं होती हैं, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। तो मैंने तो पहले, मेरे पास तो शेयर थे नहीं, लेकिन मैंने अपने अकाउंट में उनको ट्रांसफर किया, बोरोइंग जिसको हम बोलते हैं वो किया। और मैंने कहा कि मैंने 5,000 शेयर मैंने अडानी के आज जो ऊंचे के प्राइस है उस पे बेच दिए। मान लीजिए अडानी का शेयर 1,000 रुपए का है और मैंने 1,000 शेयर बेच दिए। तो हुआ क्या कि मैंने 1,000 रुपए का शेयर, जब 1,000 शेयर बेचे तो मेरे 10 लाख रुपए मैंने कमा लिए। अब हाइडेनबर्ग क्या करता था कि जब वो खुद अपने शेयर बेच के पैसे निकाल लेता था, तब वो रिपोर्ट रिलीज करता था कि अडानी में हंगामा है, गड़बड़ है, सब फ्रॉड हो रहा है वगैरह वगैरह, जो हमने देखा। दुनिया भर के एलिगेशंस लगाए गए, करीब 40-50 जितने भी एलिगेशंस थे। अब उसके बाद क्या होता है कि धमाक से मार्केट उसको, शेयर को गिराता है कि कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है। अब क्योंकि जैसे ही आप इस तरह की बातें करते हैं तो सारे रेगुलेटर अलर्ट हो जाते हैं, सारे बाकी जो फंड्स है वो अलर्ट हो जाते हैं, जो इन्वेस्टर्स है, रिटेल इन्वेस्टर्स है, वो अलर्ट हो जाते हैं।
और सब बेचने लगते हैं कि अब तो लगता है ये वास्तव में अडानी का शेयर गड़बड़ है। जो 1,000 रुपए का शेयर था वो गिर के 500 आ जाता है, मान लो। अब ये कंपनियां क्या करती हैं, जिसने पहले बेचा था अब वो वापस 1,000 शेयर 500 रुपए में खरीद लेगी। अब उनको लगा है कि अब अडानी के शेयर जितने गिरने थे गिर गए, अब ये बाजार में वापस 1,000 शेयर 500 रुपए में खरीदेंगे। मतलब पहले जब उन्होंने बेचे थे तो 10 लाख रुपए बाजार से कमाए। अब उस 10 लाख में से जब वो शेयर की वैल्यू हो गई 5,500 हो गई, तो जब 500 हो गई तो इन्होंने 5 लाख में 1,000 शेयर खरीद लिए। तो फायदा कितना हुआ? 5 लाख रुपए। अब जो 1,000 शेयर उन्होंने किसी और कंपनी से जो बोरो किए थे उसको वापस दे दिए कि ये लो आप अपने 1,000 शेयर पकड़ो। जब ऐसा होता है तो होता क्या है कि मान लीजिए कि इन्होंने हेज फंड को बोला कि देखो मैं रिलीज कर रहा हूं रिपोर्ट, तुम भी बेच लो, तुम्हें भी फायदा हो जाएगा। तो ये कनाइवेस जिसको बोलते हैं, कई लोग मिलके शुरू में बेचा, फिर किसी ने एक फर्जी रिपोर्ट निकाली या एक जो भी रिपोर्ट निकाली, सही या गलत वो तो फैक्ट्स पे डिपेंड करता है, और उसके बाद जब शेयर गिरे तो इन लोगों ने वापस खरीद लिए। कहने का मतलब ये था कि पहले 10 लाख रुपए कमाए बेच के, अब उस 10 लाख में से 5 लाख में वापस शेयर खरीद लिए, तो जितने शेयर आपके पास होने चाहिए थे वापस हो गए, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आपने 5 लाख रुपए कमा लिए। आपके पास शेयर भी पूरे आ गए और कमाई भी हो गई। ये होता है शॉर्ट सेलिंग। उम्मीद है कि दर्शकों को ये बात समझ में आ गई होगी कि शेयर आपके पास नहीं थे, आपने दूसरों से लिए, बेचे, ऊंचे दाम पे पैसा कमाया, फिर जब शेयर गिरे उन शेयर्स को वापस खरीदा तो आपके पास शेयर भी आ गए और जो पैसा बचा वो आपका प्रॉफिट। तो आपके वापस 1,000 के 1,000 अडानी के शेयर भी हो गए और 5 लाख रुपए भी कमा लिए आपने। ये होती है शॉर्ट सेलिंग का खेल। अब इसमें क्या होता है, ये रिस्की खेल है और ये रेगुलर नहीं हो सकता। जैसे स्टॉक मार्केट में आप बाकी काम करते हैं कि अडानी का शेयर खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, रिलायंस का खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, ये जो शेयर रोज खरीदे बेचे जाते हैं ये 2, 3, 4, 5% से ज्यादा आप नहीं ऊपर नीचे देख सकते, नहीं तो सर्किट ब्रेकर लग जाता है। जब वो लगता है तो आपको बहुत ज्यादा प्ले नहीं मिलता और मार्केट अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टॉक मार्केट है जहां पे फ्री फॉल होता है, जैसा हमने अडानी में देखा, करीब $120 बिलियन का नुकसान हुआ था अडानी के शेयर्स में। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब ये रिपोर्ट सही है या गलत, पहली बात। दूसरा, जो आदमी रिपोर्ट निकाल रहा है वो खुद ही इस फ्रॉड के अंदर हिस्सेदारी कर रहा है कमाने की, तो कहीं ये मैनिपुलेटेड फ्रॉड तो नहीं है। तो ये जब चीजें दुनिया में इन्वेस्टिगेशन होने शुरू हुई कि ये जो शॉर्ट सेलर है क्या ये एथिकल बिजनेस है, इस पे कानून क्या होने चाहिए, और जब इन्होंने कहा है कि ये सब फर्जीवाड़ा है तो हम, फिर रेगुलेटर ने कहा हम भी इन्वेस्टिगेट करेंगे, तुम तो बोल रहे हो फर्जीवाड़ा है तो हम भी इन्वेस्टिगेट करेंगे। जब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आपको भी बुलाएंगे क्योंकि आपने ही तो रिपोर्ट रिलीज करी थी कि ये फर्जीवाड़ा है। तब अगर ये पता लगेगा कि आपने जो रिपोर्ट जारी करी वो फर्जी है या मैनिपुलेटेड है या जानबूझ के आपने तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा है, तो हम आपके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे फॉर मैनिपुलेशन ऑफ मार्केट्स। तो जब इस तरह की इन्होंने 3-4 कंपनियों के ऊपर, बड़ी बड़ी कंपनियों पे इस तरह की रिपोर्ट निकाली, तो इनको लगा कि अब हम भी फंस सकते हैं, क्योंकि हमने तो बोल दिया कि अडानी ने गड़बड़ करी, अडानी ने कहा हमने तो की नहीं। अब कौन डिसाइड करेगा? तो एक तरफ सेबी ने इनको कहा कि आप आइए और इन्वेस्टिगेशन में शामिल होइए, दूसरी तरफ भारत सरकार अमेरिका को भी रिक्वेस्ट कर सकती है कि भाई आप ये इन्वेस्टिगेशन करिए कि आपके यहां से इस तरह का फ्रॉड हो रहा है। तो ये सब चीजें जब होंगी तो इस तरह के जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, जो मैनिपुलेशन करने वाले हैं, जो इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट करने वाले लोग हैं, ये अपने आप पे फंसते हैं। तो ऐसा लग रहा था, ये जो बैकग्राउंड मैंने आपको बताया इसका कारण ये है कि ऐसे बहुत सारी कंपनियों के खिलाफ इन्होंने रिपोर्ट्स निकाली, छोटी बड़ी। जो 3-4 बड़ी कंपनियां, उसमें एक अडानी है जो सबसे बड़ा अभी तक का दुनिया में कहा जाता है कि भाई कॉर्पोरेट जो मेल्टडाउन हुआ बिकॉज ऑफ शॉर्ट सेलिंग रिपोर्ट का, वो अडानी का रहा। लेकिन उसके अलावा भी इन्होंने एक निकोला कॉर्पोरेशन कंपनी थी जो बनाती थी अपना इलेक्ट्रिक ट्रक्स, उसका इन्होंने कहा कि भाई उन्होंने जो शेल कंपनीज थी उनका एक्विजिशन दिखा के अपनी वैल्यूएशन बढ़ाई। जैसे होता है ना कंपनियों में कि भाई हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें एक ये नई टेक्नोलॉजी वाली कंपनी मिली है, हमने इसको एक्वायर कर लिया, जबकि वो थी शेल कंपनी, उसमें कुछ नहीं था। लेकिन बाजार को नहीं पता, तो बाजार को लगा चलो निकोला ने एक नई कंपनी खरीदी है तो ये कंपनी इसका मतलब और अच्छे प्रोडक्ट बनाएगी, नई टेक्नोलॉजी लेके आई है। तो इन्होंने इस तरह की कई चीजें करी, तो निकोला को नुकसान हुआ। फिर इसी तरह से आईचान इंटरप्राइजेज एक कंपनी थी, उसका 2023 में इन्होंने कहा कि जो ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है ये फर्जी ढंग से इन्वेस्ट करती है।
इनका जो पॉलिसी है वो ठीक नहीं है, तो कंपनी को अपने पूरे एक्शन प्लान बदलने पड़े। तो कहने का मतलब क्या है सर, एक हिसाब से इस तरह की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट स्टॉक मार्केट को साफ रखती है, क्योंकि जो लोग मैनिपुलेट करते हैं वो डर के रहते हैं, खासकर प्रमोटर्स, कि उनको पता है कि अगर ऐसा हुआ तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन ये कंपनियां जब खुद पार्टिसिपेट करने लगती हैं इस तरह की शॉर्ट सेलिंग में, तो डाउट ये खड़ा हो जाता है कि इनकी नीयत क्या है। इसीलिए जब मुझे लगा कि अब ट्रंप साहब है, देखो सबसे बड़ी बात क्या है, ट्रंप साहब खुद बिजनेसमैन, इस बात को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रंप साहब खुद बिजनेसमैन हैं, उनकी अपनी भी कंपनियां हैं। अगर कल को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इस तरह की हरकत होती है, और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो ट्रंप साहब के दोस्त भी होंगे, बिजनेस फ्रेंड्स भी होंगे, और ट्रंप क्योंकि वो खुद बिजनेस को समझते हैं, बाकी पॉलिटिशियन नहीं समझते। आज की तारीख में अगर कोई सबसे बड़ा पॉलिटिशियन जो बिजनेसमैन है तो वो तो ट्रंप ही है। तो वो जानते हैं ये खेल कैसे खेला जाता है, तो उन्होंने कहा कि मैं ठीक करूंगा इनको। उन्होंने तो बता दिया कि बहुत सारा जो कचरा फैला हुआ है मैं आगे सब साफ करने वाला हूं। उनमें से इनको लगा कि अब फंसेंगे तो भैया दुकान बंद करो और चलो, नहीं तो लेने के देने पड़ेंगे। ये मुझे लगता है इसके पीछे की कहानी। इन्होंने एलन मस्क को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी विजय जी। और एलन मस्क इस समय जो 20 तारीख को सरकार आने वाली है उसमें बेहद महत्वपूर्ण भूमिका में रहने वाले हैं, बहुत ताकतवर बनने वाले हैं, इसलिए भी भाग खड़े हुए ये। देखिए कई कई फैक्टर है। मैंने कहा ना कि देखिए जब आप बिजनेस कम्युनिटी में होते हो तो बिजनेस कम्युनिटी का अपना एक क्लब होता है, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को मदद देते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के बायर सेलर भी होते हैं। आज आप हिंदुस्तान में कोई बड़ी कंपनी कोई भी उठा लीजिए, अगर कोई कंपनी काम करती है तो वो अकेले नहीं करती, उसको रॉ मटेरियल भी चाहिए, उसको फिनिश गुड्स भी चाहिए, उसको मशीनें भी चाहिए, उसको पैकेजिंग मटेरियल भी चाहिए, उसको टेक्नोलॉजी भी चाहिए, उसको अगर कार कंपनी है तो टायर भी चाहिए, बैटरीज भी चाहिए, लोहा भी चाहिए, स्टील भी चाहिए, प्लास्टिक भी चाहिए। तो ये सब बिजनेसमैन है, ये एक दूसरे से लेन देन इनका व्यापार में चलता रहता है। अगर इस तरह का अगर कोई मैनिपुलेटिव रिपोर्ट्स आती हैं, और अगर उनके किसी इंपॉर्टेंट सप्लायर को या किसी और बायर को इस तरह की चोट पड़ती है, तो पूरा बिजनेस साइकिल जो है वो हर्ट होता है, सबका नुकसान होता है। तो वो चाहते हैं कि इस तरह के कानून बने जो ट्रांसपेरेंसी लाए। कोई नहीं चाहता मैनिपुलेशन, लेकिन इस तरह की जो मैनिपुलेटिव रिपोर्ट है, जिसको आप फैब्रिकेटेड भी बोल सकते हैं, मैनिपुलेटिव भी बोल सकते हैं, इस तरह की प्रवृत्ति पे रोक लगनी चाहिए। अगर ट्रांसपेरेंट है तो सच्चाई सामने आनी चाहिए, और अगर मैनिपुलेटिव है तो इस पर रोक लगनी चाहिए। तो अब जहां तक बात है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, अब क्योंकि जैसा मान लीजिए कि आपने कहा, जैसे मैंने कहा कि भाई निकोला कॉर्पोरेशन फॉर एग्जांपल, अब ये इलेक्ट्रिक ट्रक्स बनाती है। हो सकता है कि एलन मस्क का कोई टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन उनके साथ हो, कोई पार्ट्स का हो, कोई बैटरीज का हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बिजनेसमैन हर चीज थोड़ी बताएगा कि मेरा कस्टमर कौन है, बायर कौन है, सेलर कौन है। ये भी हो सकता है। हो सकता है कि कॉमन सप्लायर्स हो, अगर एक डिस्टर्ब होगा तो दूसरे पे भी आंच आती है। तो बहुत सारी चीजें हैं सर। ये बात तो पक्का है कि जो हाइडेनबर्ग कर रहा था, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को टाई अप कर रहा था, और खासकर इस शॉर्ट सेलिंग में एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है सर, ज्यादातर जो कंपनियां होती हैं स्टॉक मार्केट में वो एक रेंज में ऑपरेट करती हैं। उनका अगर पी रेशियो अगर हम देखें तो मान लीजिए कि अच्छी कंपनी है, अगर सरकारी कंपनी हाईली इनएफिशिएंट कंपनी है तो उसको आप छोड़ दीजिए, उसका 4-5% होगा और उसके बाद भी कोई नहीं खरीद रहा होगा, क्योंकि लोगों को कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे टेंशन है कि पता नहीं ये कंपनी के जो मालिक है ये गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, तो कंपनियां जो इन्वेस्टर उसको छोड़ देता है कि मरने दो इनको। लेकिन जो अच्छी कंपनियां हैं वो जनरली 20-30 पीई के आसपास चलती हैं। लेकिन जो प्रोग्रेसिव कंपनी है, नई टेक्नोलॉजी की कंपनी है, उसका पी आपको 100 भी मिलेगा, 200 भी मिलेगा, 300 भी मिलेगा। अडानी के पीओ एक समय में ऐसा था कि ये 700 से 1000 पी के थे, क्योंकि उस समय ये कंपनियां शुरू की। मैं भी खरीदता हूं मार्केट में शेयर्स। मुझे लगता है कि नहीं, आज ये कंपनी शुरू हो रही है, आज इसका शेयर मान लीजिए कि सस्ते में है, मैंने वो कंपनी के शेयर खरीद के रख लिए, मुझे पता है कि ये कंपनी अच्छा करेगी। थोड़े समय बाद सबको लगता है यार ये कंपनी वास्तव में अच्छा करेगी, क्योंकि उसके ऊपर न्यूज आर्टिकल आने लगते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मार्केट में रिसर्च रिपोर्ट्स आती हैं, एनालिस्ट उसको सेक्टर को पढ़ने लगते हैं, तो हर आदमी का उसमें इंटरेस्ट हो जाता है। तो हर आदमी उस अच्छी कंपनी को खरीदने के लिए होड़ लगाता है, तो वो जो शेयर प्राइस है वो बहुत बढ़ जाता है। वो इसलिए बढ़ता है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जैसे मैं हूं,
मैं अपने शेयर्स को मान लीजिए 20-20 साल रखता हूं, क्योंकि मुझे पता है कंपनी अच्छी आज नहीं तो कल ये तो अच्छा करेगी ही करेगी, ये फंडामेंटल इसके बहुत स्ट्रांग है। मान लीजिए उसके शेयर 700-1000 आसपास पहुंच गए, कोई बात नहीं। जो नया लेगा उसके लिए बहुत भारी है, लेकिन जो बहुत पुराना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसके लिए तो एक सेफ इन्वेस्टमेंट हो गया। स्थिति क्या होती है कि जब ये इस तरह की बहुत ही हाई पी की कंपनियां होती है, इनको ढूंढना पड़ता है, फिर इस पे आपको स्टडी करनी पड़ती है, तभी तो वो, क्योंकि उसी कंपनी का शेयर गिरेगा ना, जो ऑलरेडी 20 पे उस पर क्या गिरेगा, उसका गिर के 15 हो जाएगा, उसमें उनको मार्जिन नहीं मिलता, तो वो ऐसी कंपनियों को छोड़ देते हैं। लेकिन जिन कंपनियों का पी रेशो बहुत ज्यादा होता है, हाईली वैल्यूड कंपनी होती है, जहां उनको लगता है कि यहां स्टोरी चल जाएगी और ये कंपनी धड़ाम से गिरेगी, वो टारगेट ढूंढना बहुत मेहनत का काम है एक हिसाब से। दूसरा, ये धंधा रोज नहीं होता। आपको किसी देश के अंदर ऐसी 2-3 कंपनियां मिल जाएंगी, 5 मिल जाएंगी। जैसे इंडिया में आपने अडानी का ग्रोथ रेट देखा है, पिछले 10 साल में काफी अच्छा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, और टाइम लगता है। तो आपको अडानी की 4-5 कंपनियां मिल गई, अडानी के अलावा आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। इसी तरह से अब अगर आपको दोबारा ऐसी कोई कंपनी ढूंढनी पड़े इंडिया में कि जिसको हम शॉर्ट सेलिंग का टारगेट बना सके, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हाइडेनबर्ग जैसा जो बिजनेस मॉडल है, ये सस्टेन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको जब तक रोज कंपनियां नहीं मिलेंगी, रोज आप न्यूज इस तरह की ब्रेकिंग न्यूज नहीं निकालोगे, तो आप कमाओगे कैसे? और कमाने के लिए इन कंपनियों को 15, 20, 25, 30% गिरना जरूरी है, नहीं तो 2-2% में तो वैसे ही रोज कंपनियां बिक रही हैं। तो नॉर्मल ट्रेड के अंदर इनको फायदा नहीं होता, वो तो सारे ब्रोकिंग हाउस करते हैं। इनको चाहिए ऐसी कंपनियों का टारगेट जहां पे स्टीप फॉल आए। अब ऐसी कंपनियां बहुत कम होती, पहली बात। दूसरा, जो रेगुलेटर्स होते हैं, अब जब जैसे हाइडेनबर्ग का केस आया, अब शॉर्ट सेलिंग इज एथिकल और नॉट, ये अपने आप में एक सवाल खड़ा हो गया कि पहले तो आप खुद ही शेयर बेच रहे हो और खुद ही रिपोर्ट निकाल रहे हो कंपनी फ्रॉड है, बाद में फिर आप उसी को खुद खरीद रहे हो, तो आप कहीं मार्केट मैनिपुलेशन तो नहीं कर रहे हो? ये अपने आप इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा हो जाता है। तो इसीलिए बहुत सारे कंट्रीज में जो मार्केट रेगुलेटर्स हैं, उन्होंने कहा कि शॉर्ट सेलिंग के ऊपर बहुत सख्त निगाह रखो और जो इन्वॉल्व है उनको बड़ा क्लोजली मॉनिटर करो। मतलब अब आप रेगुलेटर की नजरों में आ गए हो, इसीलिए सेबी ने कहा कि आप आइए जवाब दीजिए, ये आए नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक हिसाब से रिस्की बिजनेस भी है। तो इनको लगा होगा कि एक तरफ तो रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दूसरी तरफ अब इस तरह की कंपनियां ढूंढना मुश्किल है, तीसरा ट्रंप की सरकार आ रही है, तो हम बिजनेस कम्युनिटी के साथ ज्यादा उछल कूद करेंगे तो कहीं खुद ना फंस जाए, तो बेहतर है दुकान बंद करें। नहीं विजय जी, ये बताइए कि इन्होंने भारत में अडानी ग्रुप को ही बार बार निशाना क्यों बनाया? क्या इसलिए कि नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया जा सके, क्योंकि दोनों एक ही राज्य से आते हैं? और ये भी खबरें आ रही थी कि डीप स्टेट का भी इसमें रोल है, इसमें सोरोस का भी रोल है, और सोरोस जो है वो अडानी का खुला विरोध प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुके, वो नरेंद्र मोदी का भी खुला विरोध प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुके थे। तो ये कहीं नेक्सस था, और फिर इसके तार कांग्रेस पार्टी और दूसरे दलों से जुड़ते हैं, जिन्होंने पार्लियामेंट नहीं चलने दी थी, जिन्होंने यहाँ बवाल किया। इन्होंने अडानी को भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निशाने पर लेकर के इसके राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की। ये अलग बात है कि इन चक्करों में केवल अडानी का ही नुकसान हुआ हो, ऐसा नहीं है, भारत का भी नुकसान हुआ है। देखिए सर, ये जो इस तरह के बड़े खेल होते हैं ना, इसमें कई एंगल निकलते हैं। जैसा आपने कहा कि भाई एक एलिमेंट यहाँ पे आता है जॉर्ज सोरोस का, जो चाहते हैं कि भारत के अंदर जो राइट विंग सरकार है वो ना रहे। वो चाहते हैं कि बीजेपी मोदी जो आत्मनिर्भर भारत और अपना जो राष्ट्रीय भक्ति की बात कर रहे हैं, उनको वो पसंद नहीं। उनको ऐसी सरकार चाहिए भारत में जिनको वो चला सके, मैनिपुलेट कर सके। क्योंकि देखिए एक बात आपको समझनी होगी, भारत है ना दुनिया का बहुत बड़ा बाजार है। हर आदमी की निगाह है कि भारत पे कैसे कब्जा किया जाए, मतलब भारत के बाजार पे। और हर तरह के लोग हैं। अब जॉर्ज सोरोस की एक ही कंपनी तो है नहीं हाइडेनबर्ग, उसने 50 कंपनियों में इन्वेस्ट किया होगा। कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी होगी, कहीं कुछ और होगा। तो वो चाहते हैं कि जहां जहां उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है वो भारत में जाए और भारत के बाजार से कमाएं, ताकि उनका भी फायदा हो। तो ये जब चीजें सब चलती है ना, तो इसमें कई एंगल निकल के आते हैं और कई खिलाड़ी निकल के आते हैं। तो जो जॉर्ज सोरोस ने किया एज ए इन्वेस्टर, वो भी हो सकता है। एज ए
लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी या एंटी मोदी आइडियोलॉजी या एंटी बीजेपी आइडियोलॉजी या एंटी इंडिया आइडियोलॉजी, जो भी आप कहना चाहें, उसमें उनका अपना स्वार्थ भी हो सकता है। क्या होता है कि अब आपको जब स्वार्थ होता है तो आप सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हो, नहीं तो आप कैसे खेल खेलोगे? तो आप किसको टारगेट करोगे? आपको मोदी को टारगेट करना है। अब मोदी को आप कैसे टारगेट करोगे? आप दो ही तरीके हैं, या तो आप ऑपोजिशन को फंड करोगे कि आप मोदी को घेरो, रोज जो भी खर्चा होगा वो हम देंगे, या आप मीडिया और सोशल मीडिया को बाई आउट करोगे, उनको पैसे दोगे कि आप मोदी के खिलाफ आर्टिकल लिखो, स्टोरीज करो, क्योंकि आपको इमेज खराब करनी है, नैरेटिव बिल्ड करना है। तीसरा तरीका ये होता है कि मोदी के आसपास के जितने भी क्लोज नेटवर्क दिखते हैं समाज में, आप उनको बदनाम करो, उनको टारगेट करो। तो क्या होता है कि इससे जो आपका ग्रुप है या जो आपके क्लोजनेस है, एफिलिएशन जो दिखता है, उससे लोग फिर ये इन्फर करेंगे कि देखिए ये आदमी गड़बड़ है, इसके पीछे मोदी है, इसका मतलब मोदी के क्षय में गड़बड़ हो रही है। तो ये जो नैरेटिव क्रिएट किए जाते हैं, ये पार्ट ऑफ गेम है, ये डीप स्टेट का खेल है। अब इसको प्रूव कैसे किया जाएगा? या तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो कि भाई जो हाइडेनबर्ग की कंपनी है, इसके अंदर क्या जॉर्ज सोरोस ने इन्वेस्ट किया, उसका अगर प्रूफ मिल जाए तो वन कैन डायरेक्टली डू इट। फिर आप कह सकते हो कि नहीं, वो उसको फोन पे या व्हाट्सएप पे या चैट पे एडवाइस करता होगा कि तू ऐसे कर वैसे कर, पॉसिबल है, लेकिन एविडेंस कहाँ है? तो लेकिन हम कयास तो लगा सकते हैं कि भाई दुश्मन का दुश्मन दोस्त। अगर आपको अडानी को टारगेट करके मोदी का डाउनफॉल करने का एजेंडा पूरा होता है, तो जॉर्ज सोरोस कहेगा हाइडेनबर्ग को बहुत अच्छा काम किया, तेरी रिपोर्ट की मैं और पब्लिसिटी करता हूं, क्योंकि उससे मेरा भी एजेंडा सॉल्व हो रहा है। तो इस तरह के नेक्सस को हम रूल आउट नहीं कर सकते, इस बात को हमें समझना होगा। अब ये बात भी होती है कि साहब, क्या जॉर्ज सोरोस ने खुद जाके एंडरसन से बात की होगी? ऐसा नहीं होता है। इनके नीचे प्यादे होते हैं, जिसको आप कॉर्पोरेट अफेयर्स बोल सकते हो, पीआर कंपनियां बोल सकते हो, यू नो इमेज मार्केटिंग कंपनीज बोल सकते हो। बहुत तरह के खिलाड़ी हैं बाजार में। जितना आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे तो जरूरी नहीं है हर चीज बहुत साफ हो, वहां कचरा भी बहुत हो। तो इस तरह के लोग होते हैं जो अपने बॉसेस के कहने पे इस तरह के मैनिपुलेशन करवा भी सकते। और सामने वाले बिजनेसमैन को क्या चाहिए? उसको पैसा चाहिए। उसको कहा होगा ये ले $1 मिलियन, इस तरह की तो रिपोर्ट निकाल। अब $1 मिलियन दे के आपने $100 बिलियन का मार्केट तोड़ दिया। कितना छोटा खेल है सर। कहने को $1 मिलियन है, लेकिन उसका इंपैक्ट क्या है? $1 बिलियन आपने खर्च किया, मतलब ₹1 लगा के आपने ₹1000 उड़ा दिए। तो टेक्निकली कोई महंगा सौदा नहीं है। और हो सकता है कि जब अडानी के शेयर गिरे हों, तो जॉर्ज सोरोस के जो बाकी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उन्होंने अडानी के शेयर सस्ते में खरीद लिए हों। आप इसको भी रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि अडानी का शेयर बहुत महंगा है और हमें लगता है कि अडानी आने वाले दिनों में बड़ा प्लेयर बनेगा इंडिया में। लेकिन अब शेयर महंगा है, इसको सस्ते में कैसे खरीदा जाए? तो ये भी बिहाइंड द सीन ऐसे खेल भी चलते रहते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा बहुत बार क्या होता है कि एक न्यूज प्लांट कर दी जाती है अखबार में, इस कंपनी के अंदर गड़बड़ पाई गई, तो अचानक पता लगा वो कंपनी 10-15-20% शेयर गिर गया 2-4 दिन में। फिर लोग उस शेयर को खरीद लेते हैं। फिर 5 दिन बाद रिपोर्ट आती है, नहीं नहीं वो र्यूमर था, वो अफवाह थी। मेरा तो काम हो गया ना सर, मैंने तो 20% कम में शेयर खरीद लिया, मेरा तो एजेंडा सॉल्व हो गया। जहां मेरे को ₹100 देने पड़ते, आज मेरे को ₹80 में वो चीज मिल गई। ये चीज जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चलती रहती है, इसीलिए रेगुलेटर का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है सेबी का, कि कौन लोग थे इन्होंने शेयर खरीदा, उनका जो इस तरह के र्यूमर फैलाने वाले लोग थे, इनके पीछे का नेक्सस क्या है, या शेयर को मैनिपुलेट करके फालतू सी कंपनी का शेयर इतना बढ़ा दिया, जबकि उस कंपनी का बिजनेस नहीं है, बैलेंस शीट नहीं है, ये कंपनी का शेयर क्यों बढ़ता जा रहा है? यही तो काम है रेगुलेटर का। तो बहुत सारे खेल होते हैं। तो इसमें एक जो खिलाड़ी है वो हाइडेनबर्ग है, हाइडेनबर्ग रिसर्च, जो इस तरह के खेल जो होते थे उसमें एक हिस्सेदार। लेकिन आप इतने बड़े फ्रॉड करने के बाद ये सोच करके अचानक अपनी धर्मशाला बंद कर दें, दुकान बंद कर दें कि अब तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि मैंने अपनी दुकान बंद कर दी है, ऐसा होता है क्या? आपने अगर फ्रॉड किया है तो आप अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारियों से और अपने अपराध से बच थोड़ा जाएंगे। अगर ट्रंप सरकार ने आकर के, चलो भारत तो नहीं आ रहे हैं, ये सेबी के सामने तो नहीं आ रहे हैं, यहाँ की अदालतें भी अगर समन जारी करें तो उसके लिए भी वो बाध्य नहीं है कि वो आकर के अदालत में खड़ा हो। पर अगर अमेरिका का ट्रंप प्रशासन चाहे तो इनको उल्टा तो लटका ही सकता है कि आपने फ्रॉड किए हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने अगर क्राइम किया है, मान लीजिए, आज टेक एग्जांपल,
आपने एक मर्डर किया, आपके हाथ में पिस्तौल थी, आपने पिस्तौल फेंक दी, जी मैंने तो पिस्तौल फेंक दी, इसका मतलब ये थोड़ी कि आपने मर्डर नहीं किया था। तो आपने एक हाइडेनबर्ग संस्था बनाई, आपने उसमें एक मैनिपुलेटेड रिपोर्ट्स बनाई, रिलीज करी, बाजार में आपने जो भी तमाशा करना था किया, अब कहते हैं जी मैंने तो दुकान बंद कर दी। तो इससे आपके जो कार्रवाई है, जो आपने कार्यक्रम किए थे अभी तक, आप ये थोड़ी कह रहे हो कि मैंने नहीं किए थे, आप कह रहे हो मैंने दुकान बंद कर दी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? इनका पर्पस ये है कि भाई हमने दुकान बंद कर दी। ये टोटल 11-12 लोगों की कंपनी है, छोटी सी कंपनी है। रिसर्च में आपको बहुत ज्यादा लोग चाहिए नहीं होते, बेसिकली कंप्यूटर ही चाहिए होते हैं और टाइपिस्ट चाहिए होते हैं जो टाइप कर सके, और वो भी जरूरत नहीं है, अब तो सब कट पेस्ट का जमाना है। आप अगर हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट देखो तो वो सारा कट पेस्ट ही था। तो अगर आप वो देखो तो ये क्या करेंगे कि जब तक इन पे इन्वेस्टिगेशन आएगा, कार्रवाई होगी, तो ये इनसे कहेंगे कि आप अपने दुकान बंद हो गई। अब वो पता नहीं हमने कंप्यूटर कहाँ फेंक दिया, हार्ड डिस्क हमें मिल नहीं रही, ये नहीं वो नहीं। अब वो सब चीजें तो हमने डिसमेंटल कर दी, ऑफिस खाली हो गया। अब कौन एम्प्लॉय कहाँ चला गया, वो तो उसके पास थी, वो कहेगा जी हाँ पेन ड्राइव तो मेरे पास था, पता नहीं कहाँ खो गया। तो ये एक तरह से एविडेंस मिटाने की चाल है, ताकि कल को अगर इन्वेस्टिगेशन हो, इनको बुलाया भी जाए तो कहते हैं कि सर मैंने वो रखे हुए थोड़ी, मेरे से आपने पहले बोला होता तो मैं रख लेता, मैंने तो पहले ही बंद कर दी थी दुकान। आज आप मेरे को कह रहे हो कागज लाओ, अब मैं कहां से लाऊं, तो हमने तो सारे कंप्यूटर कबाड़ में बेच दिए। तो मुझे लगता है कि ये प्रीएम्प्ट चाल है, ये कह के कि साहब हमने तो दुकान बंद कर दी। होना ये चाहिए कि जो रेगुलेटर है अमेरिका का, उसको तुरंत हाइडेनबर्ग को कहना चाहिए कि आपने दुकान तो बंद कर दी, सारे डॉक्यूमेंट आप कंजर्व सेव करके रखेंगे, आप एक भी कागज वेस्ट नहीं करेंगे, एक भी फ्लॉपी ड्राइव या पेन ड्राइव या कंप्यूटर हार्ड ड्राइव कुछ भी आप डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। यू हैव टू कीप इट आइदर इन सेफ कस्टडी, या आप जो भी उनका प्रोसीजर होगा वहां के जमा कराएंगे। तो ये इमीडिएटली अगर इन्वेस्टिगेशन का माहौल है तो। नहीं तो मान लीजिए कि ट्रंप साहब आएंगे 20 तारीख को, फिर वो मीटिंग करेंगे, कैबिनेट बनाएंगे और अगले महीने डिसाइड करेंगे कि नहीं हमें अडानी के केस को इन्वेस्टिगेट करना है, तब तक तो भाई साहब हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे कि साहब मुझे क्या पता था आपको चाहिए, मैंने तो फेंक फाक दी। तो ये जो खेल है, ये मुझे लगता है कि इसी चक्कर में इन्होंने कार्रवाई एडवांस में कर ली कि जब तक ये पूछेंगे मैं हाथ खड़े कर दूंगा जी, मेरे पास तो कुछ बचा। विजय जी बहुत बहुत धन्यवाद ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए और एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।